भारत के अंदर चाइना बहुत समय से मीडिया मैनिपुलेशन करता आ रहा है। ये कोई एक्टिविटी आज की नहीं है। इस पूरी गेम प्लान को रन करने के लिए चाइना अपने दो महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रयोग करता है और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर को जानना सबसे पहले ज़रूरी है और फिर ये कैसे गेम को सेट करते हैं इंडिया में वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। चाइना के जो दो इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं उसमें से सबसे पहला है MSS विच इज़ कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। MSS में बेसिकली 18 ब्यूरोज हैं और उन 18 ब्यूरोज में से 3 जो हैं वो स्पेसिफिकली एंटी इंडिया काम करते हैं और 15 जो हैं उनमें से 5 जो हैं वो यूरोप के हैं और 10 बने हैं अमेरिका को लेके। खैर हमारे ना यूरोप और ना अमेरिका के इंटरेस्टेड हैं, हम लोग जो हैं कंसर्न वो 3 स्पेसिफिक ब्यूरोज जो भारत में काम करते हैं और एशिया के अफेयर्स में ऑपरेट करते हैं उनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन IB ऑफ CMC। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये दो इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं चाइना की जो इंडिया में अपने ऑपरेशंस रन करती हैं और इन्हीं ऑपरेशंस के थ्रू मीडिया मैनिपुलेशंस करती हैं। अब सबसे पहली अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की, तो जैसा मैंने आपको बोला कि 3 इंपॉर्टेंट ब्यूरोज जो हैं उसमें से पहला ब्यूरो जो है उसका नाम है फर्स्ट ब्यूरो। फर्स्ट ब्यूरो क्या करता है, ये बेसिकली डीप कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को आइडेंटिफाई करता है। डीप कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का मतलब वो है कि एक ऐसा पब्लिक इंटेलेक्चुअल आइडेंटिफाई करो जिसकी पब्लिक में काफ़ी सुनने में और जानने में लोगों की एक फॉलोअरशिप है, फैन फॉलोइंग है। अब ये बंदा चाहे सोशल मीडिया पे हो सकता है, ये बंदा चाहे यूट्यूब जैसे मंच पे हो सकता है, ये बंदा चाहे किसी थिंक टैंक के साथ जुड़ा हो सकता है। तो फर्स्ट ब्यूरो क्या करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का कि ये इंडिया में ऑपरेट करके आइडेंटिफाई करता है उन लोगों को जो नंबर 1 एक तरीके के सेल्फ प्रोक्लेम्ड कह लीजिए टू सम एक्सटेंट, जो कई तो होते ही हैं जैसे कि भाई कई लोगों को आदत होती है कि भाई अपने आप को ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कहेंगे या सुरक्षा विशेषज्ञ कहेंगे। तो एक तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाले हो गए और अगर इनकी फैन फॉलोइंग है तो यू आर ऑन द रेडार ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी फर्स्ट ब्यूरो। दूसरे होते हैं कि जो जेन्युइनली भी होते हैं कि जो जेन्युइनली अपने कामों की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन अब ये काम यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। चाइना स्पेसिफिकली जो उसका फर्स्ट ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का है वो ये टाइप के पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को ढूंढता है जिनके आर्ग्यूमेंट्स, जिनके थॉट प्रोसेसेस या जिनकी स्पीचेस सोशल मीडिया पे, वीडियो सोशल मीडिया से लेके अगर मान लीजिए वो किसी थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं तो उनकी जो राइटिंग्स हैं वो थोड़ी सी क्रिटिकल साइड पे हैं गवर्नमेंट के किसी भी ओपिनियन को लेके। यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी स्टैंड हो और अगर आप उसके साथ एक क्रिटिकलिटी इशू कर रहे हैं तो आप उसके रडार में आएंगे। अब रडार में एक बार आ गए तो उसके बाद ये आपको कैसे अप्रोच करके फंडिंग करके आपके साथ अपने गेम प्लान को एसोसिएट करेंगे इसको थोड़ी सी देर में समझते हैं। सेकंड जो इसका ब्यूरो है इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट ब्यूरो के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का है, वो है 10th ब्यूरो। 10th ब्यूरो में क्या होता है कि जो 10th ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं ये इंडिया में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि ये स्पेसिफिकली हमारे 10th ब्यूरो के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के जो लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पहले तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस रन करते हैं। वो कैसे होता है कि ये स्टूडेंट्स के प्रतीक जो स्टूडेंट कम्युनिटी है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर उन टाइप के स्टूडेंट्स को देखते हैं नंबर 1 फिर से जिनका थोड़ा सा एंटी गवर्नमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट थॉट प्रोसेस रहता है। फिर ये क्या करते हैं, इन स्टूडेंट्स को ग्रेजुअली नर्चर करके इनका एक नेटवर्क होता है पूरा, उस नेटवर्क के थ्रू इनको स्कॉलरशिप्स वगैरह दिलवा के, थर्ड कंट्री से भी कभी कभी स्कॉलरशिप्स दिलवाई जाती हैं और फिर इनको इनकरेज किया जाता है डॉक्टोरल लेवल रिसर्चेस करने में। अच्छा, अब आप एक चीज़ को समझिए कि जो 10th ब्यूरो है वो काम इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर एक स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है जिसका थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट व्यू है, अब आपने अगर उसको स्कॉलरशिप दे दी और स्कॉलरशिप देके आपने उसको इनकरेज किया एक डॉक्टोरल थीसिस करने के लिए, PhD करने के लिए। अब कोई भी PhD की जो रिसर्च है उसके लिए आपको फील्ड स्टडी करनी बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट है और वो एक मुश्किल स्टेप भी होता है PhD में क्योंकि फील्ड स्टडी में जाके आपको फील्ड से डेटा गैदर करना होता है। तो अब क्या होता है कि जो 10th ब्यूरो वाले हैं ये जानबूझ के उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसके थ्रू ये बंदा एक तो डॉक्टोरल स्कॉलरशिप पाता है, फिर स्कॉलरशिप पाने के बाद जब ये बंदा फील्ड रिसर्च करने जाता है तो ये फील्ड में जाके पार्टी के एजेंडा के लिए, यानी कि कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC, उसके एजेंडा को लोगों के प्रति स्प्रेड करता है। तभी तो ग्रेजुअली ये नैरेटिव दूसरों तक पहुंचता है। तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्टूडेंट जिसको इन्होंने रिक्रूट किया अननोइंगली और उसको रिक्रूट करके स्कॉलरशिप देके रिसर्च करवाई, उस रिसर्च के थ्रू इन्होंने अपना प्रोपोगंडा जो है 500 लोगों के बीच कर दिया।
अब अगर एक स्टूडेंट 500 लोगों से इंटरेक्ट करके 500 लोगों तक मैसेज ले जाए, तो आप सोचिए कि भारत में हजारों लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, उनमें से कितने केसेस में भी ऐसा हो सकता होगा। ये 10th ब्यूरो करती है। इसके बाद जो तीसरा और इम्पोर्टेंट ब्यूरो जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का इंडिया में ऑपरेट करता है, दैट इज द 11th ब्यूरो। 11th ब्यूरो का बेसिकली काम ये है कि वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस जनरली नजर रखती हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पे और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बिहाफ पे, उन लोगों के ऊपर और उन इंटेलिजेंस के ऊपर जो पब्लिकली अवेलेबल है। तो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है इंटेलिजेंस की फ्रेटर्निटी में, जिसको हम ओसेंट कहते हैं, OSINT, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का मतलब वो होता है कि वो इंटेलिजेंस जो पब्लिकली अवेलेबल है। तो बेसिकली क्या है कि अपना 11th ब्यूरो के जो लोग हैं, ये लोग फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बनाते हैं। अभी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके की होगी, किसी भी नाम की होगी, और ये ऑर्गेनाइजेशन चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के बिहाफ पे भारत में बैठ के भारत के अंदर जितनी भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है कि हमारे सोसाइटी का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, किसी भी एरिया में एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, कौन सा पॉलिटिशियन एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट बातें कर रहा है, काउंटर नैरेटिव की बातें कर रहा है, तो उन लोगों को ये लोग आइडेंटिफाई करके नर्चर करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी वाली है, जो मैंने आपको बताई, वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, दैट इज द IB ऑफ CMC। अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का एक यूनिट है जिसको पब्लिक के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इंडिया की पब्लिक के पर्सपेक्टिव से, तो ये डिपार्टमेंट जो है ये सबसे घातक है। क्यों? क्योंकि इसका काम इतना डेंजरस है इंडिया में कि ये डिपार्टमेंट बेसिकली आपके थॉट प्रोसेस को बदलने का काम करता है। इस डिपार्टमेंट का नाम है पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट। ये जो पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट है, ये एक पॉलिटिकल वॉर इंडिया में चला रहा है। इस पॉलिटिकल वॉर को चलाने के लिए ये पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस के एसेट्स को रिक्रूट करता है। अब ये कैसे रिक्रूट करता है? ये बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा मीडिया हाउसेस को, नंबर 1। ये उन मीडिया हाउसेस को आइडेंटिफाई करेगा जो जनरली एक स्पेसिफिक एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा चलाएंगे। यहाँ पर बेसिकली आप देखिए कि इंडिया में जब हम कहते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेसी एंड वी हैव फ्रीडम, तो आप देखो कि बहुत लोग आज की डेट में तो वैसे बहुत चिल्लाते रहते हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी खड़े होके इतनी ऑडेसिटी है आप में कि आप बोल रहे हो कि डेमोक्रेसी नहीं है और उसके बाद भी वो फ्रीडम आपको मिल रही है, तो इट प्रूव्स कि आपका पूरा का पूरा नैरेटिव ही गलत है। अच्छा, अभी क्या है कि यहाँ पर जो है कई लोग क्या करते हैं कि मीडिया वाले, अब आप यहाँ पर गेम समझ रहे हैं ध्यान से, कि कई मीडिया हाउसेज हैं, इनका एक परपेचुअल धंधा ये है कि ये सुबह उठते हैं और रात सोते हैं, तो इनको पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही व्यूज चलाने हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ये एक ऐसा एजेंडा चलाएंगे कि भाई सरकार की हर एक नीति गलत है। मतलब सरकार अगर ये बोल दे कि आप लोग कल सुबह उठिए 7 बजे की जगह 9 बजे, अगर मान लीजिए सरकार ऐसा बोले, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, तो ये उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं नहीं देखो ये भी क्यों बोलना था। लेकिन हाँ, यही अगर ऑपोजिशन की सरकार का कोई स्टेट में वहां का मुख्यमंत्री अगर ये बोल दे, तो ये तालियां बजा के बोलेंगे देखो विकास हो गया, विकास हो गया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, एक स्पेसिफिक वर्ग है पूरे मीडिया का। ये जो मीडिया का वर्ग है, इसको आज की डेट में पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन आइडेंटिफाई करता है बैठ के। अब इन मीडिया हाउसेज में फंडिंग पहुंचाई जाती है। अच्छा, अब फंडिंग डायरेक्टली तो आएगी नहीं, फंडिंग इनडायरेक्टली आती है। अब फंडिंग आती कैसे है? तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई थर्ड कंट्रीज में, खास करके हांगकांग एक बहुत इंपॉर्टेंट चाइना के लिए एक टेरिटरी है, क्योंकि हांगकांग एशिया का एक फाइनेंशियल सेंटर है। तो हांगकांग में बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई जाती है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये कहने गलत नहीं है कि इंडिया में जो चाइना ऑपरेशंस रन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के 3 ब्यूरोज के थ्रू प्लस इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के थ्रू, आज की डेट में इन ऑपरेशंस को रन करने के लिए हांगकांग में लगभग 3000 कंपनियां अप्रोक्सीमेटली हैं
जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक फंडिंग कर रही हैं, जिसमें से चंद कंपनियों के ऊपर हाल ही में अभी एफआईआर भी हुई और वो पकड़ी भी गई हैं। अच्छा, अब हांगकांग से क्या होता है कि ये पैसा रूट किया जाता है। अब देखो, चाइना पैसा हांगकांग को देगी, हांगकांग से ये पैसा इवेंचुअली हवाला के थ्रू या और भी अलग टेक्निक्स हैं जिसमें लीगल टेक्निक्स लाइक कि भाई लीगल कंपनी कंपनी का सब्सिडरी बना जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये कई बार ऐसी कंट्रीज में भी भेजा जाता है कि जिनके साथ जनरली भारत के रिश्ते अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कई बार, और ये हुई है कि चाइना पैसा हांगकांग को देगा, हांगकांग में एक बेसिकली कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वो कंपनी की सारी फंडिंग जो है ये पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही होगी। अब क्या होगा कि ये हांगकांग की कंपनी अमेरिका में एक सब्सिडरी बनाएगी और वो सब्सिडरी फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट के तहत पैसा लेके आएगी। तो होगा क्या कि भाई आरबीआई भी अगर इस प्रोसेस में पैसे को वेरीफाई करता है तो आरबीआई ये देखेगा कि हांगकांग बेस्ड कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी अमेरिका की, वो बेसिकली इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट लेके आई है। तो आप सोचिए कि इतने कॉम्प्लेक्स लेयर्स हो जाते हैं इन्वॉल्व कि पैसे के ट्रेल को समझना कि ये हो कहाँ से रहा है ओरिजिनेट और इसके पीछे ये पैसा लगाने वाला कौन है, ये कई बार जो है बिल्कुल ही बिल्कुल छुप जाता है। तो ये गेम नंबर 1 खेला जाता है मीडिया हाउसेस की फंडिंग करने के लिए। अच्छा, अब जब आप इनको फंड करते हो, अब चाइना ने एक काम इंडिया में ना और किया है। चाइना ने एमआई वाले जो फोन्स हैं और हुआवाई के फोन्स हैं, इन फोन्स को लेके खास करके चाइना ने एक बहुत बढ़िया सा पेनिट्रेशन गेम खेला है। देखो, हुआवाई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पहले मैं 2 शब्द बता दूंगा आपको। हुआवाई टेक्नोलॉजी के ऊपर आज की डेट में एक वर्ल्ड वाइड डिबेट है कि भाई उसके अंदर बैकडोर सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं जो कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बेसिकली प्रोवाइड करते हैं एक एक्सेस कि जो यूजर है वो फोन को यूज क्या कर रहा है। तो इसी केस में उसको बोला जाता है टेक्निकल सर्विलेंस। इसीलिए बहुत सारी कंट्री जो है हुआवाई को लेके आज की डेट में परेशान है और कई कंट्रियां तो बैन भी कर चुकी हैं और कई सोच भी रही हैं बैन करने का। भारत ने बाय द वे बैन नहीं किया है उसको अभी। दूसरी चीज, हुआवाई के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हुआवाई का फाउंडर है उसका नाम है रेन जेंगफी। अच्छा, रेन जेंगफी जो है वो अपने आप को दिखाने में बोलता है कि वो एक बहुत बड़ा चाइनीज इन्वेस्टर, बिजनेसमैन एटसेट्रा है, जबकि वो ना ही कोई चाइनीज इन्वेस्टर है ना ही कोई वो बिजनेसमैन है। इनफैक्ट वो एक चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 3 सिग्नल इंटेलिजेंस डिवीजन का एक ऑफिसर है और ये बंदा आज की डेट में डायरेक्टर है चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग अकेडमी का। जो बंदा अपने आप को कहता है कि मैं हुआवाई का बेसिकली सीईओ और कम आज की डेट में ग्लोबल अफेयर्स का डायरेक्टर हूँ। तो ये बंदा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बिहाफ पे ऑपरेशन रन करता है। अच्छा, अब हुआवाई का यूएस में क्या इशू है उसके ऊपर अपन को ये वीडियो में नहीं जाने का, लेकिन हुआवाई इंडिया में क्या कर रही है एमआई के थ्रू, जो शायोमी के फोन है उनके थ्रू क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए गेम ये है कि जो शायोमी के फोन है, जो इसका सीनियर मैनेजमेंट का स्टाफ है जो चाइना से इंडिया आता है, वो जनरली चाइना ये दिखाती है कि भाई देखिए हमारी तरफ से हमने एक बिजनेसमैन को आपके यहाँ पर भेजा है। पर जनरली ये जो चाइना की कंपनीज होती हैं एमआई एटसेट्रा जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, इनके जो इम्प्लॉयज इंडिया में आते हैं फ्रॉम चाइना, ये बेसिकली चाइनीज एम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन ये चाइनीज एम्प्लॉयज कोई चाइना के पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के मतलब ऐसे एम्प्लॉयज नहीं होते, ये सारे के सारे चाइना के पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ऑफिसर्स हैं। यानी कि चाइना ने ऐसा गेम खेल रखा है कि उसकी जितनी प्राइवेट एंटिटीज भी हैं, उन प्राइवेट एंटिटीज के जो इम्प्लॉयज हैं जो कि आइडियली प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के होने चाहिए थे, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के होने के बजाय आज की डेट में वो उसके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है। यानी कि आप सोच के देखिए कि हमारे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, अब उस कंपनी में हम लोगों ने यहाँ से ओयो रूम के या इधर उधर के एंशंट लोग रखे हुए हैं और इन टाइप के लोगों के थ्रू हम लोग जो है काम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनरली क्या होता है कि एमबीएस काम करते हैं। अब दिखाने के लिए चाइना भी ये बात बोलती है कि हमारे यहाँ पर भी एमबीए है, लेकिन एमबीए कोई होता नहीं है वहाँ पे। वहां पर जितने भी ऑफिशियल्स हैं उसके, वो सारे के सारे ऑफिशियल्स जो होते हैं वो बेसिकली प्राइवेट कंपनी के भी एक तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये इंडिया आते हैं, ये इंडिया आके क्या करते हैं कि ये हमारे यहाँ पर जो एमबीए है उनको 15-15, 20-20 हजार रुपए में रिक्रूट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पर एमबीए करने के बाद 20,000 की नौकरी लग जाना तो मतलब आपके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। अब होता क्या है कि ये जो बेचारे काम करते हैं हमारे यहाँ के एमबीए, जो सुबह से रात वो टाई पहन के कोट पहन के कमरे में घिसते हैं इन लोगों के लिए, वो लोग एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए विदाउट नोइंग ऑल्सो। अब यहाँ पर गेम क्या होता है कि इन लोगों को टारगेट्स दिए जाते हैं कि भाई हमें
सेल डेटा दीजिए, आप हमारे को ये बताइए कि जब बंदा खरीदने फोन आ रहा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो बेसिकली वही सब जो एक नॉर्मल मोबाइल की दुकान में आप जाओगे, फीचर्स पूछोगे, आप क्वेश्चंस पूछोगे कि भाई इसके अंदर, फोन के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, एटसेट्रा। जब आप ये सारी चीजें पूछोगे तो ये सारी चीजें जो रिकॉर्ड होती हैं, इन सारों का जो एक डेटा सेट बनता है, इस डेटा सेट को प्रोवाइड किया जाता है इन कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट को। सीनियर मैनेजमेंट क्या करती है कि ये सारा डेटा, कि यूजर प्रेफरेंसेस क्या है, यूजर चॉइसेस क्या है, यूजर एक फोन में क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, चाइना उसको यहाँ से कलेक्ट करके अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स कम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को दे के चाइना वापस भेज देती है। अब चाइना क्या करता है, इस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाता है कि भाई मान लो, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि इंडिया में जनरली लोग मोबाइल लेते हैं ये करने के लिए कि भाई हमें एक एक्सेसिव गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए। अभी अगर वो गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए मोबाइल ले रहे हैं तो चाइना क्या करेगा कि वो ये फीडबैक देगा चाइना में। तो वहां पर क्या होगा कि बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस को करने के लिए चाइना इंडिया के लिए स्पेसिफिकली वैसे मोबाइल फोन्स डिजाइन करेगा कि जिसमें गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर हो, व्हाट्सओएवर जो फीचर्स होते हैं गेमिंग के लिए वो चाहिए हो वो बेटर हो। अब जब ये बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस वाला आएगा तो जान पूछ के उसमें जो प्री लोडेड गेम्स होंगी, वो प्री लोडेड गेम्स ये लोग देते हैं वायलेंस वाली। और इसी के थ्रू क्या होता है कि कंट्री की पॉपुलेशन को सबवर्जन करके, उसका सबवर्ट करके उसको जो है वायलेंस के कल्चर में प्रोपोगेट किया जाता है। अब आप देखिए कि आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले एक बड़ी फेमस सी गेम आई थी एंग्री बर्ड करके। अब एंग्री बर्ड में ऐसे 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 करने का काम होता था। अब जैसे ही वो पूरे वर्ल्ड में उसने आपको ऐसे ऐसे करना सिखाया मोबाइल पे, जैसे ही ये गेम में आपका पूरा हाथ का मूवमेंट, आपका थॉट प्रोसेस और हैंड एंड माइंड पूरा एकदम बाइंड हो गया, उसके बाद अब देखिए क्या हुआ कि इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम के बाद क्या आया, यूट्यूब शॉर्ट्स आए। अब आप देखिए कि इंस्टाग्राम की रीलें और यूट्यूब के शॉर्ट्स, अब आपका पूरा दिमाग सुबह से रात सिर्फ यही लगा रहता है। तो आप चीज को समझिए कि इस तरीके से माइंड का सबवर्जन किया जा रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की भी कर रही हैं और ये कंपनियां चाइना की भी कर रही हैं। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जब चाइना की ये जो पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट है ये यूजर फीडबैक लेके टेक्नोलॉजी का, प्लस साथ ही में पब्लिक इंटेलेक्चुअल से लेके मीडिया हाउसेस को फंड करती है, तो यहाँ पर पूरा एक नैरेटिव चलाया जाता है। और नैरेटिव चलाया क्या जाता है कि भाई एग्जैक्ट वो नैरेटिव जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ओपोज में हो, ओपोजिट में हो। तो ऑपोजिट इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव कैसे होगा भाई, फॉर एग्जांपल जैसे कि कई मीडिया हाउसेस परपेचुअली सुबह से रात तक एक ही एजेंडा चलाएंगे, और वो एजेंडा ये होगा कि भाई जेएनके में एट्रोसिटीज हो रही हैं, जेएनके में एट्रोसिटीज हो रही हैं। देखिए भैया, जेएनके में टेररिज्म का प्रॉब्लम है। टेररिज्म के प्रॉब्लम को करटेल करने के लिए सख्ती अपनानी पड़ेगी। अब अगर सख्ती अपनाएंगे तो ये कहेंगे एट्रोसिटीज हो रही है। फिर ये कई बार क्या करेंगे, ये कहेंगे कि अरुणाचल भारत का हिस्सा ही नहीं है, अरुणाचल जो है वो बड़ा डिबेटेबल इशू है। भाई डिबेट कहाँ से हो गया। दूसरी बात, फिर कोई भी सरकार की नीति जैसा मैंने आपको बताया आएगी, उसके खिलाफ नैरेटिव चलेगा। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो एक नैरेटिव चलाया गया सोसाइटी में। नैरेटिव क्या था, हम कागज नहीं दिखाएंगे। किसने मांगा, किसी ने नहीं मांगा। अच्छा, जब वो नैरेटिव खत्म हुआ कि भाई कागज नहीं दिखाएंगे, सरकार ने कहा कागज मांगे ही नहीं, एकदम चुप हो गए। फिर बोले कि नहीं 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 नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मुसलमानों का सिटीजनशिप छीन लेगा। सरकार ने बोला कि भैया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप प्रदान कर रहा है, किसी का सिटीजनशिप तो ले ही नहीं रहा। फुस, नैरेटिव खत्म, गायब हो गए, चुप हो गए। तो आप सोचिए, मतलब सरकार कोई भी नीति लेके आए, इनको बेसिकली ओपोज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और देता हूं, जैसे कि कोरोना काल के दौरान भारत सरकार ने ये बोला कि वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत हम दूसरे देशों को वैक्सीन प्रदान करके प्रोवाइड करेंगे। देखिए, डिप्लोमेसी में इंडिया हमेशा अपने आप को एक डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर नाम की तरीके से पोजीशन करना चाह रहा है, और इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस की और जियोपॉलिटिक्स की टर्मिनोलॉजी में एक्चुअल में बोलते हैं एनडीपी, विच स्टैंड्स फॉर नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर। इंडिया आज की डेट में एक नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर है एज अ कंट्री। हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन गरीब देशों की खास करके मदद करें। जब हमने वैक्सीन का कोविड के दौरान एक्सपोर्ट किया और दूसरे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड की, तो हमने कोई वो वैक्सीन अमेरिका को नहीं दी थी, हमने कोई वो वैक्सीन जो है फ्रांस या ब्रिटेन को नहीं दी थी, हमने वो वैक्सीन अफ्रीका के गरीब देशों को दी थी, हमने वो वैक्सीन नेपाल में दी थी, हमने वो वैक्सीन साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका के गरीब देशों में दी थी, हमने सेंट्रल एशिया के देशों में दी थी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमसे कम वर्ग के जो लोग हैं,
निचले वर्ग के जो लोग हैं, निचले वर्ग के जो देश हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की डेट में इंसानियत के नाम पर उनको बेनिफिट देना एक भारत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपको याद होगा उस समय भी एक मीडिया के थ्रू नैरेटिव चला, हमारी वैक्सीनें बाहर क्यों दी, हमारी वैक्सीनें वापस दो। अरे भैया, अब तुम डिप्लोमेसी समझते नहीं तो आपको ये गेम कैसे समझ आएगा कि भैया नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर के नाम पे ये चीज हुई, लेकिन नैरेटिव चला। तो आप समझ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि सिमिलरली फार्म प्रोटेस्ट हुआ, पूरे फार्म प्रोटेस्ट में भी यही इशू चल, फिर वो फार्म प्रोटेस्ट भी फ्यूज आउट कर गया। अब नया नैरेटिव चल रहा है, सोशल जस्टिस करना है, पुअर पुअर प्रो पुअर प्रो पुअर। अरे भाई, कब तक भारत जो है आप यही कहते रह जाएंगे कि भैया हम एक गरीबों का देश है। देखिए भैया, गरीबी है, कोई इसको मना नहीं कर रहा, पर गरीबी यदि अगर आपके देश में है तो उसको दिन में 100 बार जताने से गरीबी घटेगी नहीं। आप ये सोचने पे फोकस कीजिए कि गरीब का आज की डेट में बेटरमेंट कैसे किया जाए। लेकिन नहीं, बार बार यही चीज, एंटी कैपिटलिज्म, प्रो पुअर, सोशल जस्टिस थॉट प्रोसेस। तो ऑब्जेक्टिव यही है। आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि जितने भी ये फंडेड मीडिया हाउसेस होते हैं, इनका काम एक ही होता है कि नैरेटिव चलाना। अच्छा, अब ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, नैरेटिव नैरेटिव। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में वीडियो के अंत में ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि नैरेटिव जो होता है वो एक साइनेप्टिक नेटवर्क ऑफ थॉट्स होता है। नैरेटिव का मतलब ये होता है कि आपके माइंड के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन इंजेक्ट की जाए कि आपको वो इंफॉर्मेशन इतना इमोशनली अट्रैक्ट कर दे, इमोशनली डिस्टर्ब कर दे कि आप उस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी पे जाए ही ना। आप चीज को समझ रहे हैं भाई? कोई भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना आपकी आवश्यकता सबसे पहले। लेकिन नैरेटिव में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट ही इस तरीके से की जाती है, आपको पेश ही इस तरीके से की जाती है कि वो आपको इमोशनली इतना डीपली अफेक्ट करे कि आप उस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी पे जाने के बजाय आप उसकी इमोशनल रोमांटिसाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। और जब आप इमोशनली उस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के आसपास रोमांटिसाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप ये चीज भूल जाते हैं कि भैया इसका ट्रुथ कितना है और ये गलत कितना है। और फिर क्या होता है कि आप वो उस इमोशनल रोमांटिसिज्म में इसी इंफॉर्मेशन को दूसरों को पास करते हैं। तो आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अफेक्ट हुई, इस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी अफेक्ट होती है। भाई, इंडिविजुअली आप तो अफेक्ट हुए, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन से इतना इमोशनली रोमांटिसाइज करने लग गए कि आपने दूसरों को भी बताना शुरू कर दिया। तो ये सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी अफेक्ट करती है। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नैरेटिव का सिर्फ ये होता है कि एक सोसाइटी को कमजोर बनाया जाए, क्योंकि जितनी सोसाइटी में टेंशन पैदा होगी उतना ही सोसाइटी में लोग परेशान रहेंगे। तो ये जो आज की डेट में दोस्तों गेम्स चल रही हैं मीडिया के थ्रू, कि जिसमें आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को अफेक्ट किया जा रहा है, जिसमें आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अफेक्ट किया जा रहा है, इसमें फॉरेन एडवर्सरीज का रोल है, चाइना का खास करके इंडिया में रोल है। और आने वाले समय में भी आप ये देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, कि चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का 1st ब्यूरो, 10th ब्यूरो, 11th ब्यूरो और चाइना की इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशंस का पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही सारी संस्थाएं हैं जो आज की डेट में चाइना की तरफ से इंडिया में इन सारे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को रन कर रही हैं। तो आई होप कि अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि आपको भावुक होकर इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व नहीं करना है, आपको इंफॉर्मेशन ऑब्जॉर्व करनी है वेरीफाई करके, ऑथेंटिसिटी के बेसिस पे, नैरेटिव के बेसिस पे नहीं। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही आग्रह है, नैरेटिव का शिकार मत बनिए, सत्य का शिकार बनिए, ट्रुथ का शिकार बनिए। धन्यवाद।